वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की इस वीडियो श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने शुरुआत से देखा, मतलब पहले तो पुराने प्रश्नों को देखा, अभ्यास किया और उसके बाद वन लाइनर फैक्ट्स जो हैं वो लगातार चलने लगे और यहाँ भी चल रहे हैं। आज हम इन्हें ख़त्म करेंगे, जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं, और उसके बाद जो परिभाषाएं हैं, डिफिनीशंस हैं, उस पर आएंगे। तो ये मामला आज यही समाप्त होगा। आइए इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया था कि ग्लोबलाइजेशन असल में क्या होता है, यानी वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण में कौन कौन सी सहूलियतें मिलती हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि दुनिया जो है वो एक गांव के समान है। जैसे गांव में अड़ोस पड़ोस होता है और सब लोग एक दूसरे की मदद से काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा भारतीय संस्कृति का कॉन्सेप्ट है, उसी को दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन का लेबल चिपका के अपना लिया है। बस अंतर यह है कि जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो स्वार्थ से पूर्ण नहीं है, उसमें निस्वार्थ भावना निहित होती है, और वैश्वीकरण में स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है, जो कि पश्चिमी देशों की विशेषता है। ठीक है, पश्चिमी देश चाहे जितने भी एडवांस हो जाए लेकिन स्वार्थी एक नंबर के, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए देखते हैं वैश्वीकरण के आगे की बात को। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होता है। देखिए, यहाँ एक चीज़ बताई गई, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान, ध्यान से देखिएगा, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध और अनुसंधान, न सिर्फ भंडारण प्रबंधन का काम वहाँ पे किया जाता है बल्कि अनुसंधान भी उस दिशा में किया जाता है। और बेसिकली ये जो संस्थान जो कि हापुड़ में है, हापुड़ आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर स्थित है। 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या है, जो सार्क सदस्य देश हैं, मतलब सार्क जो दक्षेश है उसके अंदर जितने मेंबर हैं या अन्य जो उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संगठन हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना, उन्हें ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करना। अगला वाला मामला क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, और इसे शॉर्टकट में कहा जाता है ट्रिम्स। तो ये जो ट्रिम है ये एक तरह के नियम है, और ये नियम कहते क्या हैं कि किसी देश के विदेशी निवेशकों के विनियमन पर सामान्यतः एक औद्योगिक नीति के रूप में इन्हें लागू किया जाएगा। ये जो नियम है ना, ये किसके ऊपर लागू होते हैं, ये चीज़ बताई जा रही है कि जो विदेशी निवेशक है, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उनको रेगुलेट करके रखा जाए। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आए हैं निवेश कर रहे हैं तो अपनी मनमानी करेंगे। जिस देश में वो निवेश कर रहे हैं, जिस देश की अर्थव्यवस्था में वो अपना पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो उस देश के नियम कायदे उन्हें मानने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रिम है ये उसी दिशा में काम करते हैं, और यह समझौता विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति से होता है, और समझौता 1994 में हुआ था। समय इसका देखिएगा 1994, और 1994 में ये समझौता होता है, लेकिन अस्तित्व में कब आता है, तो अस्तित्व में आने का समय है अगला वर्ष, यानी 1995। अगला जो टॉपिक है उसको देखिएगा, भारत में पहला एटीएम 1987 में HSBC के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। एटीएम का जो उपयोग है हम बहुत समय बाद करना शुरू करते हैं, लेकिन ये मुंबई में काफ़ी समय पीछे ही शुरू हो चुका था। ठीक है, आगे देखिए, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम, बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था। तो ये जो समय है ना अधिनियम का, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन, यानी एम जो है शॉर्टकट में, इसमें 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज को लॉन्च किया था। तो एक बड़ा अम्ब्रेला मिशन होता है या प्रोजेक्ट होता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सब प्रोजेक्ट होते हैं, वही बात। अगला जो टॉपिक है, यानी अगला जो पॉइंट है, उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको अनिवार्य रूप से जब किसी भी योजना के बारे में पढ़िएगा तो ये अवश्य देख लीजिएगा कि वो राज्य के माध्यम से संचालित हो रही है, या फिर केंद्र और राज्य का उसमें कुछ साझेदारी वाला काम है कि इतना रेशियो जो इन्वेस्टमेंट का है वो केंद्र सरकार का है और इतना जो हिस्सा है वो राज्य सरकार देगी, या पूरी तरह से केंद्र ही उस पर हावी है। ये योजना के विषय में जानना आवश्यक है। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता की वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज, साथ में जितनी भी कॉमर्शियल फसलें होती हैं उनके उत्पादन को बढ़ाना। खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाएंगे तो देश को खाने के लिए पर्याप्त अनाज उपलब्ध होगा। ज़्यादा अगर मात्रा में हुआ तो बाहर भेज भी देंगे। ठीक, हालांकि अभी अपने ही देश में किल्लत मची हुई है जैसे गेहूं की। तो ये एक बात है कि खाने के लिए अपना भंडार भर लें। उसके बाद जो वाणिज्यिक फसलें हैं उनका उत्पादन एक प्रचुर मात्रा में करें ताकि वहाँ से मुनाफा हो।
तो ये दोनों ही काम किए जाएंगे और उसी उद्देश्य से इसका काम शुरू किया गया। और शुरू कब होता है? 2007 में। हमने कृषि क्षेत्र की चर्चा की है, तो कृषि क्षेत्र में किसानों को सहूलियत देने के लिए, सुविधा देने के लिए सब्सिडी का प्रावधान होता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे फार्म सब्सिडी की। तो भारत में कृषि क्षेत्र में जो छूटें प्राप्त होती हैं वो कैसी होती हैं? बताया गया कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर जो दी जाती है, इसके अलावा अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत और भी सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सबको हम देख रहे हैं। और भारत में सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, उनके द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ये प्रत्यक्ष नहीं होती है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है। वाणिज्य व्यवसाय का क्षेत्र है। वाणिज्य को आप व्यवसाय ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ें हैं। और व्यवसाय एक बड़ी चीज़ है, मतलब बड़ा केंद्र है या बड़ा आप कह सकते हैं कि वो विषय है, और उसके अंदर वाणिज्य आता है। वाणिज्य आता है और व्यापार आता है, और दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई व्यवसाय जो है वो विकसित होता है। तो यहाँ ये बताया गया कि विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है वाणिज्य, ठीक है। और यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों को, मतलब ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ताओं तक उत्पादकों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो ये मामला है। वाणिज्य की एक तरह से आपको परिभाषा बताई गई, ये अर्थशास्त्रीय परिभाषा है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, आकांक्षी जिला योजना इसको कहा जाता है। नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था 2018 में। और व्यापार, मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमने पीछे भी देखा था, यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है। व्यापार में एक तरफा काम नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप आपूर्ति यानी प्रोडक्शन ही करते जाइए। कितना आप प्रोडक्शन करेंगे? अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से हो पाएगी? आप चीज़ें बनाएंगे, वो बेकार फेंकी जाएंगी, नष्ट होंगी, कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे में फिर दोनों का संतुलन आवश्यक है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बताया गया कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो हर सप्ताह बदल जाता है, ठीक है, ये परिवर्तनशील होता है। और आरबीआई इसीलिए साप्ताहिक रिपोर्ट अपनी जारी करता है ताकि ये चीज़ें अपडेट रहें। एक बात और कही गई है कि भारत को अर्थव्यवस्था, वैसे हमने देखी है पीछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित प्रकार की है, मतलब इसमें दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। वो पूंजीवादी या समाजवादी और मिश्रित वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही है, लेकिन वर्गीकरण का एक और नज़रिया हो सकता है। तो ये श्रम आधिक्य वाली, श्रम साध्य अर्थव्यवस्था है, यहाँ श्रम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये यहाँ पे तथ्य दिखाई दे रहा है। यदि किसी दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय, कीमत और मौद्रिक आय, मुद्रा से होने वाली आय जो होती है वो दोनों दोगुनी हो जाए, दोनों की जो मात्रा है वो कैसी हो जाए? डबल हो जाए, तो वास्तविक आय जो है उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये एक रोचक बात है। तो अर्थव्यवस्था के जो पेज हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें कहा जाएगा कि पहचानिए ये स्टेटमेंट सही है अथवा गलत, और नीचे लिखा रहेगा कि कीमतें और मौद्रिक आय यदि दोगुनी होती हैं तो वास्तविक आय जो है वो भी दोगुनी हो जाती है। तो लोग खुश होकर सोचेंगे कि भाई ये दोनों दोगुना हो रहा है तो वो भी दोगुना। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, आपको अगर ये पता है कि वास्तविक आय असल में क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो आप जान जाएंगे कि ये बदलेगी नहीं। तो आगे हम आय और उनके जो व्यय हैं इनके प्रकारों को देखेंगे। यहाँ हम किसी भी चीज़ की विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, वन लाइनर डाटा है, इसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। रही बात कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, तो आगे के लेक्चर जो इसी वीडियो श्रृंखला में होंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ये सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं ना, इनका हम बाकायदा अर्थ और इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, भविष्य में भारतीय नियोजन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? वस्तु पर पूरा अपना केंद्र बनाए हुए हैं, पूरा फोकस जो हमारा है वो चीज़ों पर है, उनके प्रोडक्शन पे है। लेकिन हमें व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। और ये कथन किसका है? हमारे भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन जी, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं अर्थशास्त्र का। तो इनके द्वारा ये दिया हुआ स्टेटमेंट है। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू होता है। पीछे हमने जब वैश्वीकरण की परिभाषा देखी थी तो वहाँ देखा कि लाइसेंसिंग नीति जो है उसमें ढील दी जाए ताकि लाइसेंस आसानी से मिल सके और बाहरी जो निवेशक हैं वो यहाँ पर अपना रोजगार लगाकर लोगों को नौकरियाँ भी दे सके और व्यापार भी कर सके। तो दुनिया के लिए हमने अपने दरवाजे खोल दिए, अपनी इकोनॉमी का जो गेट होता है उसे ओपन कर दिया। अब यहाँ जो आर्थिक उदारीकरण का वास्तविक आप आगाज कह सकते हैं वो शुरू होता है लाइसेंसिंग नीति में जब ढील दी जाती है। तो ये मामला है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये तो है ही है, लेकिन भारत सरकार में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके सौजन्य से इसका प्रकाशन होता है। संपोषणीय विकास की परिभाषा क्या हो सकती है?
तो संपोषणीय विकास कहिए या संधारणीय विकास कहिए, ये जो संधारणीय विकास होता है इसमें हम सारी चीज़ों को साथ साथ धारण करके चलते हैं और आगे के लिए बचा लेते हैं। जैसे बिल्कुल ये उसी टाइप का कहा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो 30,000 मंथली है, मतलब 30,000 रुपये आप महीना कमाते हैं, एक उदाहरण के तौर पे। ईश्वर करें आप इससे कहीं ज़्यादा गुना, मतलब कई गुना ज़्यादा कमाएं। तो कहने का मतलब ये है कि 30,000 आप कमा रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बचत करके चलें और दूसरा ये है कि जितना आपको मिल रहा है उतना फूंक दीजिए महीने भर में, मतलब जहाँ खर्चा नहीं भी करना है वहाँ भी कर दीजिए। जितना आपका उपयोग है उतना इस्तेमाल किया, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उससे अपनी लग्जरी के लिए कुछ खरीद लिया, तो पैसा नष्ट हो गया, कुछ बचत हुई नहीं। तो आगे आप अपनी जो सेविंग करते हैं उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है, आपका बैलेंस खाली है। हर महीने पगार आती है और आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरीका है। और दूसरा ये है कि आप बचत करिए, भविष्य में आप सुखी रहेंगे, ठीक है। और जिसके लिए आपने बचत की है, मान लीजिए कि आपकी फैमिली है, आपके माता पिता हैं, या आपके पत्नी और बच्चे हैं, या आपके पति और बच्चे हैं, दोनों हो सकता है, तो उनके लिए आपने पैसे बचा कर रखे हुए हैं। अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ पैसे इस तरह से जोड़ के रखे हुए हैं कि आगे वो उनके लिए काम आएगा, आपके लिए भी काम आएगा रिटायरमेंट के बाद। तो कहने का मतलब ये कि वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे हम एक मैनेजमेंट के साथ चलते हैं। तो ठीक वही बात प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी होती है। जैसे आपकी सैलरी 30,000 सीमित है, ऐसा नहीं है कि आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, वो आपको 1 रुपया भी ज़्यादा दे देगी, नहीं देगी, ठीक है। बोनस भत्ता वो अलग बात है। तो वैसे ही प्रकृति के पास भी जो संसाधन है ना वो सीमित हैं, वो गिनती के ही मिले हुए हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो अनवीकरणीय स्रोत हैं उनकी चर्चा हो रही है। तो वो सारे संसाधन अगर हम बेहिसाब तरीके से यूज़ करते आए हैं, करते रहे, अभी तक हम क्या करते हैं, बेहिसाब तरीके से ही इस्तेमाल करते रहे, आगे भी अगर यही रवैया रहेगा तो बहुत जल्दी ये समाप्त हो जाएंगे, मतलब यहाँ तक कि हमारे ही जीवन काल में समाप्त हो जाएंगे, फिर आगे के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये समस्या है और इसीलिए संधारणीय विकास या संपोषणीय विकास की बात की जाती है कि हम अपने उपयोग के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में करें, बचा कर करें, ताकि वो भविष्य के लिए भी बची रहे। यही है धारणीय विकास, ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और आगे चलते हैं। देखिए, भारत में कृषि आयकर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो कृषि आयकर लगाए। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में लागू की गई थी और ये पूरे देश में होनी चाहिए, ठीक है। लागू की गई थी सबसे पहले कर्नाटक में। असल में अपने यहाँ जो कृषि है ना, भारतीय कृषि, वो पूरी तरह से मौसम आधारित है। वैसे तो दुनिया भर में जितने भी प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं, ये धरातल पे ही की जाती हैं, धरती पर। तो मौसम तो सभी को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर मौसम के ही आश्रित किसान रहा करते हैं। दीर्घकालिक कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कृषि ऋण लंबे टर्म के लिए अगर लिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो कौन दे सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रोफेसर कीन्स एक बार फिर से आ गए हैं और इन्होंने महामंदी जो आई थी 1929-30 के आसपास, उसको सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था। अच्छा देखिए, जो पहला विश्व युद्ध है वो संपन्न होता है जैसे तैसे, शांति बहाल होती है कुछ हद तक, तनाव तब भी बना रहता है, और उसके बाद मंदी भी आती है। युद्ध का ही परिणाम होता है ये, डायरेक्ट आप देखें या इनडायरेक्ट देखें, युद्ध की वजह से ऐसा होता है। और उसके बाद फिर 1939 में लोग भिड़ जाते हैं। मतलब इंसान जो है वो अपनी गलतियों से तनिक भी सीखता नहीं है। उसे पहले अपने आप को ऊंचा दिखाना होता है और दूसरों को नीचा दिखाना होता है। ये एक इंसानी घटिया प्रवृत्ति होती है जो कि दुनिया भर के देशों में, खासतौर पे उन देशों में जो कि ज़्यादा विकसित हो गए हैं, उनके अंदर पाई जाती है। तो ये एक बात है। अब यहाँ देखिए आप, घाटे की वित्त व्यवस्था का जो प्रभाव होता है, इसे आप ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। घाटे की जो अर्थव्यवस्था या वित्त व्यवस्था होती है, उसके प्रभाव का परिणाम ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, ठीक है। ये एक उसका नतीजा होता है। भारत में बजट घाटों को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी प्रणाली को 31 मार्च 1997 यानी 1997 को समाप्त कर दिया गया था। और स्टाम्प शुल्क जो है ये केंद्र सरकार लगाती है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारों के द्वारा इसकी वसूली और आवंटन का काम किया जाता है, ठीक है। लगाने का काम, इम्पोज करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन उसकी उगाही का काम, उसे वसूलने का जो काम है वो केंद्र सरकार, माफ़ कीजिएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, केंद्र सरकार इसको लगाती है, लेकिन वसूलती कौन है? राज्य सरकार। इसके साथ एक चीज़ और देखिए, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, इसके द्वारा जारी पैन कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र, पंजीकृत करदाता प्रमाण पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो पैन होता है उसमें आप देखते हैं कि वो एक प्रमाण पत्र के तौर पे आपके लिए काम आता है, खासतौर पे आर्थिक मामलों में।
तो पैन कार्ड को एक पहचान प्रमाण पत्र माना जा सकता है। इसके अलावा पंजीकृत करदाता प्रमाण पत्र माना जा सकता है। बाहर से अगर आप कोई गुड्स, कोई सामान मंगा रहे हैं विदेश से और कस्टम डिपार्टमेंट से होकर, मतलब जो कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है और उसके बाद फिर वो आप तक पहुंचता है, तो वहाँ भी पैन नंबर आपसे मांगा जाता है। बाहरी कोई भी सामान आपके पैन नंबर और आधार नंबर के बिना आपको नहीं दिया जा सकता है। तो ये मामला है, यहाँ पे ये पहचान का काम करता है, ठीक है। और पैन नंबर में आपकी जो स्थिति है, आपकी जो लोकेशन है, उसका आता पता होता है। इसके बाद आप देखें, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और ये देखिए कैशलेस, तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि भाई नीरज कुमार गुप्ता कमेटी जो है वो किससे संबंध रखती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उसकी समीक्षा करने के लिए। अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है असल में, कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। विदेशी मुद्रा जिसमें कि त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको कहा जाता है गर्म मुद्रा। वो स्थिर नहीं होती है, टिकती नहीं है, उसके अंदर गर्मी होती है, वो चलायमान होती है। और काली मुद्रा को अवैध आय के रूप में देखा जाता है, ठीक है, ब्लैक मनी, ये आप जानते ही हैं। और ये काली क्यों होती है? क्योंकि ये टैक्स नहीं चुकाती है, मतलब इसमें कर योग्य धनराशि होती है और इसमें कर की चोरी की जाती है, इसीलिए इसको काला धन कहा जाता है। तो ये एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा परिभाषा के तौर पे। और यहाँ आप टॉपिक देख रहे हैं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इससे क्या होगा, साख सृजन में वृद्धि होगी। रिजर्व बैंक ऐसा इसीलिए करता है। साख नियंत्रण मौद्रिक नीति का निर्माण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों ही काम कौन करता है? बैंकों का बैंकर यानी हमारा रिजर्व बैंक करता है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है और इसे सांविधिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो सांविधिक तरलता अनुपात की यहाँ पर आपने परिभाषा देखी। और रेपो रेट को देख लीजिए। तो अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पे व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। ये रेपो रेट की डिफिनीशन है। साथ में ये बताया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को विनिर्दिष्ट करता है, यानी दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। अब अगले वाले पॉइंट को देखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR जो है, इसमें वृद्धि का परिणाम ये होता है कि जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है या हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो कीमतें हैं उसके अंदर तरलता कम हो जाती है, ठीक है। तरलता में कमी लाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। बुल और बियर को हमने पीछे भी देखा था। तो यहाँ बात हो रही है बियर की, यानी मंदड़िया जो होता है ये उस निवेश का द्योतक है या उस निवेशक का द्योतक है, आप ज़्यादा इसमें सही तरीके से देखें, उस निवेशक का द्योतक है जो कि ये महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। ये गिराने पर तुला रहता है और जो बुल होता है वो उसे उठाने पर तुला रहता है, इसीलिए दोनों भिड़े रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूबुल हक के द्वारा विकसित किया गया था। मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले व्यक्ति का नाम दिया है। और चक्रीय निर्धनता के रूप में, या चक्रीय निर्धन किसको कहा जाता है ये परिभाषा देखिए। चक्रीय निर्धन के रूप में उनको जाना जाता है जो कि निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। मतलब कभी वो निर्धनता में होते हैं, कभी वो निर्धनता से बाहर आ जाते हैं, फिर एक बार गरीब हो जाते हैं, फिर अमीर हो जाते हैं। तो ये समस्या उनके साथ चलती रहती है, उनकी आर्थिक स्थिति स्टेबल नहीं होती है। तो ये चक्रीय मतलब साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, फिर वहाँ से शुरू किया, फिर वहीं पहुँच गए। तो ये चक्र की तरह से घूम रहे हैं। और श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है अगर वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी की दशा है। जीएसटी लागू हुआ था, वो डेट आप जानते ही हैं, 1 जुलाई 2017। साथ में पीछे जो संविधान संशोधन इसमें किया गया था वो भी बताया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। देश में अंतिम बार जो विमुद्रीकरण किया गया था वो 8 नवंबर 2016 को किया गया था, ठीक है। और उसमें क्या होता है, 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको ले लिया जाता है, मतलब जो पुराने नोट थे उनका प्रचलन बंद करके नए नोट जारी किए जाते हैं। अभी 2000 का नोट जो है उसको जमा करने की प्रक्रिया चल रही है, बैंकों में जमा करना है क्योंकि वो अब बंद होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 पा रहा है। बेस ईयर को आप ध्यान दीजिएगा। CSO जो है ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है भारत में। कौन सी संस्था करती है पूछा जा सकता है। और हाँ, गिनी गुणांक जो है, ये गिनी गुणांक प्रयुक्त होता है आय के वितरण की समानता को नापने के लिए। गिनी कॉफिशिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था, ठीक है। कांडला में स्थापित किया गया था। कांडला कहाँ पे है जरा बताइएगा।
अब यहाँ देखिए, निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र जिसे कि EPZ कहा जाता है, ये सूरत में स्थापित किया गया था। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, ये अधिनियम के रूप में, मतलब इस क्षेत्र से संबंधित जो अधिनियम है वो 2006 से प्रभाव में आता है। समय यहाँ ध्यान दीजिएगा। निर्यात आयात यानी एग्जिम बैंक जो है, इसका गठन भारत में 1982 में हुआ था। ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके काम के हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कारपोरेशन, ये निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा देने का काम करता है। इसका जो काम है, इसका जो वर्क है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका कार्य ध्यान दीजिएगा। ये संस्थाओं के जो काम है ना वो भी पूछे जाते हैं। कल्चर मोती का उत्पादन जापान देश का प्रमुख कुटीर उद्योग है। ठीक है, कल्चर पर्ल की बात हो रही है। विदेशी व्यापार का संतुलन भुगतान संतुलन से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब आप एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा प्रभावित होगा। चालू खाते के रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को 1994 से घोषित किया गया था। तो रुपए की जो पूर्ण परिवर्तनीयता है उसे आपने देखा। और तारापोरे कमेटी, यहाँ देखिए, इसका संबंध पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से था। तारापोरे, ठीक है, अध्यक्ष के नाम पे ही कमेटी का नाम होता है। चालू लेखा घाटे का मतलब क्या होता है? तो देश के कुल निर्यात से कुल आयात, यहाँ देखिए आप, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। ठीक है, ये घाटा है। तो घाटे का मतलब क्या है? यहाँ नुकसान जो है ये निर्यात करने वाले राष्ट्र को उठाना पड़ता है। इसके बाद देख रहे हैं आपकी मुद्रा का अवमूल्यन, और इसका परिणाम ये होता है कि देश में निर्यात बढ़ता है और आयात घट जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन में स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की होती हैं कि जो निर्यात है वो बढ़ने लगता है और बाहर से जो आ रहा है उसमें कमी आ जाती है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो नतीजा ये होता है कि जो आयात है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, आयात करना वहाँ महंगा पड़ता है, लेकिन निर्यात की स्थितियाँ वैसी नहीं होती है। निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। तो प्रोत्साहित कौन होगा? जो सस्ता होगा। ये एक बात हमने देखी। अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि कोई देश अपना व्यापार शेष ठीक करने के लिए मुद्रा अवमूल्यन का सहारा है। पीछे हमने देखा ना कि मुद्रा का अवमूल्यन कैसे होता है और क्या होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसको करने की नौबत क्यों आती है। तो अगर अपना व्यापार शेष किसी देश को ठीक करना है तो उसके पास सबसे अंतिम रास्ता यही बचता है कि वो मुद्रा का अवमूल्यन कर दे। जुलाई 1991 मुद्रा का अवमूल्यन 20% किया गया था। ये ध्यान दीजिएगा। सहभागिता नोट और विदेशी संस्थागत निवेशक, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों का आपस में संबंध है। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। और विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये आवधिक रूप से विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, मतलब एक निश्चित अंतराल पर इसको प्रकाशित किया जाता है। और विश्व बैंक की स्थापना होती है 1945 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक ये आसपास के ही संस्थापित हैं। और आप देखिए, चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, और वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में समानता लाने के लिए विश्व बैंक जब काम करता है तो वो भी अपने बहुत सारे सहयोगियों के साथ काम करता है। इसके बाद देख रहे हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कोष जो है वो केवल सदस्य देशों को ही ऋण देने का काम करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हमने पीछे भी देखा था। ये जो है ना, जिसके अंदर जो मेंबर रहेंगे उन्हीं को सिर्फ इसका कर्ज मिलेगा, और उसके लिए भी शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मनमाना किसी को भी दे दिया। तो ये आपने यहाँ तक देखा है। अब इसके आगे जो टॉपिक हैं, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ वादा किया गया था कि भाई इसी में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है और 22-23 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें लंबे नहीं बनाने हैं, आप अगला वाला लेक्चर देख लीजिएगा। हमने विश्व बैंक के बारे में चर्चा की है। अभी हम संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक और इन सभी संस्थाओं के बारे में विस्तार से भी देखने वाले हैं। तो ये डाटा यहीं तक समाप्त होता है। इसके आगे की जो जानकारी है वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।